स्वागत है आपका कोडिंग ओटीटी के एक और नए वीडियो में। थ्रेड के बारे में जानकारी है आपको। सर्वर में एक थ्रेड के नाम से प्रोग्राम होता है जो जनरली हर रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए अलग अलग होता है। अगर आप सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो एक यूज़ होगा एक थ्रेड, मतलब एक बार में वो एक ही रिक्वेस्ट हैंडल कर पाएगा। मल्टीपल थ्रेड वाले सर्वर साइड लैंग्वेज यूज़ कीजिएगा तो ऑब्वियसली कई सारे रिक्वेस्ट को एक बार में हैंडल कर पाएगा। तो ज़रा आप सोचो, इसका सॉल्यूशंस है वो सर्वर की टॉपिक है, थ्रेड के बारे में बस मुझे कुछ बताना था वो मैंने आपको बताया। ज़रा आप सोचो यूज इफेक्ट कब एग्जीक्यूट करता है, जब आप कंपोनेंट रेंडर करते हो उस वक्त यूजर इंटरफेस लोड होने के दौरान यूज इफेक्ट एग्जीक्यूट करता है। अगर आप उस वक्त डेटा फेच कर रहे हो अपने सर्वर से, सर्वर आपका कमज़ोर है और आपके किसी एक रिक्वेस्ट को हैंडल करने में बिजी है, तो क्या होगा, डेटा सर्वर पे होने के बावजूद भी आपको फेल का मैसेज आएगा कि डेटा फेच नहीं होगा, फेल हो जाएगा। वो थ्रेड फ्री होगा तब आपको मिलेगा डेटा, ऐसा होगा, नॉर्मली होता है ऐसा। यूज़ इफेक्ट के अंदर अगर आप रीफेचिंग का टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो तब तक फेच करता रहेगा जब तक कि सर्वर से डेटा आ ना जाए। तो लॉजिकली कोड लिखना पड़ेगा रीफेचिंग के लिए, रीट्राई करने के लिए, कि जब तक डेटा आ ना जाए सर्वर से तुम रीट्राई करते रहो करते रहो करते रहो, है ना। लेकिन आज कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज़ है जो इंडस्ट्री के अंदर लोग यूज़ करते हैं। टेनस्टैक हो गया, जिसको दूसरे शब्द में आप रिएक्ट क्वेरी कहते हो, SWR म्यूटेशन, ऐसे कई सारे लाइब्रेरीज़ है। अभी आप इंटरव्यूज़ दोगे ना फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस का, तो आपसे टेनस्टैक के बारे में पूछा जाएगा। तो टेनस्टैक कहिए या रिएक्ट क्वेरी कहिए, बात एक ही है। कोडिंग ओटीटी के वेबसाइट पे ज़रा आइए। अगर आपने मेरा वो वीडियो मिस कर दिया है जो कल डाला गया था, तो वेबसाइट पे आइएगा, आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगा। मेरा बैच लॉन्च हुआ है मॉर्न स्टैक का, नॉर्मल बैच नहीं है, इंडस्ट्री लेवल का ट्रेनिंग है, 70 दिन का है, जिसमें से लास्ट का 10 दिन इंटरव्यू प्रिपरेशन है वीडियो कॉल पे। ये पूरा 70 दिन मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो कूपन कोड यहाँ पे है, शुरुआत के कुछ स्टूडेंट्स के लिए है, आप अप्लाई करो। और हाँ, ये वीडियो देख लीजिएगा ताकि एग्जैक्टली आपको पता चले कि पढ़ाई आपका क्या होने वाला है, इसके अंदर किस लेवल की ट्रेनिंग है, आपको देखना चाहिए और इसका लाभ उठाइए। HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, तभी इसमें आइएगा। जावास्क्रिप्ट में क्या क्या आना चाहिए, कंडीशन, लूप, वेरिएबल, कांस्टेंट, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकीज़, ये सब पे ठीक ठाक आपको कमांड है तो आ जाइए, कोर्स में आपको करना चाहिए। कंप्लीट इंडस्ट्री लेवल का, बेसिक से शुरुआत होगा और बहुत एडवांस लेवल तक जाएगा। बेहतर जानकारी के लिए वेबसाइट पे आकर इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आपको क्या सीखने को मिलेगा। ओके, तो वेबसाइट पे आइए codingott.com। चलिए टेनस्टैक के बारे में ज़रा हम सीखते हैं, समझते हैं। तो रिएक्ट का एक बेसिक सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए डेस्कटॉप लोकेशन पे। तो मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, वीट की सहायता से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो npm create वीट@latest, ठीक है। तो जनरली डेटा फेचिंग का जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करेगा टेनस्टैक। वो जो दिक्कत होती है ना कि यूज इफेक्ट के अंदर पहले सर्वर से डेटा फेच करो, देखिए यूज इफेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले सर्वर से डेटा फेच करो, असिंक अवेट यूज़ करना है तो यूज इफेक्ट के अंदर फिर से एक फंक्शन डालो किसी नाम से और उसको कॉल करो, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है अगर आपको सर्वर से जो डेटा मिला है उसको यूजर इंटरफेस में प्रेजेंट करना है तो ऑफकोर्स उसके लिए आपको पहले स्टेट हैंडल करना पड़ेगा, उस स्टेट में अपडेट करना होगा यूज इफेक्ट की सहायता से, फिर उस स्टेट के लिए आप लूप चलाओगे। लंबा प्रोसेस होता है। ऑफकोर्स इसमें आप इसका लॉजिक अगर डालते हो रीट्राई का, रीफेचिंग का, रीवैलिडेशन का, तो उसमें लॉजिक इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि जब एप्लीकेशन बड़ा होगा तो हैंडल करना मुश्किल होगा टीम में काम। ओके, तो अगर आप स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हो, प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हो या नौकरी करना चाहते हो तो उसके लिए वो कोर्स है जो अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया था, लाइव बैच है, 70 दिन का है। तो वहाँ चाहिए codingott.com पे सारी जानकारी प्राप्त कीजिए, वीडियो में सब कुछ बताया गया है। प्रोजेक्ट का नाम मैंने डिफाइन कर दिया डेमो, रिएक्ट को चूज़ कर लीजिए। और हाँ, वो जो बैच है उसमें टाइप स्क्रिप्ट के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट है। क्यों ज़रूरी है टाइप स्क्रिप्ट, उसके बारे में वहीं बताया गया है वीडियो में। तो जावास्क्रिप्ट मैंने चूज़ कर लिया। अब डेमो वाले फोल्डर को एक्सेस कर लीजिए, npm इंस्टॉल राइट करेंगे ताकि डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाए। अगर आपने पढ़ा है रिएक्ट तो ही ये वीडियो आपको समझ में आएगा, रिएक्ट नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ओके, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिए।
जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक VS कोड में आ जाइए। और हाँ, इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट फंक्शनैलिटी हैंडल करने वाले हैं। इसके लिए Node.js या किसी भी लैंग्वेज में बना हुआ API आपके पास होना चाहिए। तो ये रहा API। ये API अभी मैं इसका डाउनलोड लिंक आपको दे दूँगा। वैसे अगर आप ये बाद में वीडियो देख रहे हो तो codingott.com पे ही देखिए, जो भी वीडियोज आप मुझसे पढ़ते हो ना, सारा वीडियो यहाँ थंबनेल के फॉर्म में दिखेगा। आप क्लिक करो और यहाँ उसका सोर्स कोड का डाउनलोड आइकन दिख जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। तो अभी पढ़ाने के बाद सोर्स कोड दे दूंगा और API का भी सोर्स कोड दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फाइल ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस। तो जो API का प्रोजेक्ट आप डाउनलोड करोगे हमारे वेबसाइट से, उसको ऐड कर लीजिएगा और अभी वाला प्रोजेक्ट ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले API पे राइट क्लिक कीजिएगा, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और राइट कीजिएगा npm install nodemon -g। और हाँ, रन करने के लिए Node.js आपके PC में होना चाहिए। अगर React आप रन करो तो Node.js तो होगा ना आपके PC में। ठीक है, ये करने के बाद राइट कीजिएगा npm install। API रन करने का तरीका सिखा रहा हूँ, कंपाइल कैसे करना है। तो पहले वो nodemon, फिर इसके बाद npm install राइट कीजिएगा, अब उसके बाद राइट कीजिएगा सीधे nodemon। तो ऐसा करने से सर्वर स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, सर्वर किस पोर्ट पे आपका चल रहा है, 8080 पोर्ट पे आपका सर्वर चल रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो पहले आपको API सर्वर कंपाइल करना है, उसके बाद आप अपना ये जो डेमो प्रोजेक्ट है ना, इसको कंपाइल कीजिएगा। npm run dev कंपाइल हो गया। सॉरी, कंपाइल होने से पहले ना 10stack जो लाइब्रेरी है ना, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। रिएक्ट में इनबिल्ट नहीं होता है, समझे, एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, उसको अलग से डाउनलोड करते हैं। तो 10stack कहिए, रिएक्ट क्वेरी कहिए, बात देखिए। तो npm इंस्टॉल react-query पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद कंपाइल करेंगे। आप देखना डेटा फेचिंग कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए सीखने के बाद। बहुत आसानी से आप डेटा फेच करके यूजर इंटरफेस में प्रेजेंट कर पाओगे। ओके, अगर आपको XCOS की जानकारी है तो आप XCOS अभी ही इंस्टॉल कर लेना। मैं फेच फंक्शन यूज़ करूँगा, ऑब्वियसली सभी लोग जानते होंगे फेच फंक्शन। ओके, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो कंपाइल कर लीजिएगा, npm run dev राइट करके इसको ओपन कर लीजिए। तो बेसिक वीट का रिएक्ट एप्लीकेशन ऐसा दिखता है आपको। ठीक है, अब आ जाइए डेमो प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले src के अंदर main.jsx फाइल को ओपन कीजिएगा। ये ऐप देख रहे हैं, ये पूरा रिएक्ट का होल एप्लीकेशन है। भविष्य में चाहे कितना बड़ा भी रिएक्ट एप्लीकेशन आप बनाओगे तो ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन इसी से कंट्रोल होता है। तो हमें क्या करना होता है, रिएक्ट क्वेरी एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जिसको हम प्रोवाइडर कहते हैं। हम उससे पूरे होल एप्लीकेशन को रैप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तभी जाकर आप पूरे होल एप्लीकेशन के अंदर रिएक्ट क्वेरी का इस्तेमाल कर पाओगे। सुनिए, जो एंट्री पॉइंट है ना एप्लीकेशन का, एंट्री पॉइंट क्या है, ये ऐप, अगर ये हटा दीजिएगा तो एप्लीकेशन दिखेगा ही नहीं। ये अगर है तो ही रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर आप कुछ भी काम करोगे तो वो आपको दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, इसी एंट्री पॉइंट को ना ब्लॉक कर देना है, बंद कर देना है रिएक्ट क्वेरी की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कीजिएगा और सर्च कीजिएगा क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद क्वेरी क्लाइंट, इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट क्वेरी के अंदर से। इतना करने के बाद आप क्लाइंट के नाम से कॉन्स्टेंट बनाइएगा और क्वेरी क्लाइंट जो है ना, इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। इंस्टेंस किसका क्रिएट करते हैं, जो उप्स के शब्दों में कोड लिखा गया, जिसका क्लास के शब्दों में कोड लिखा गया हो। अगर क्लास के शब्दों में जिसका कोड लिखा गया है, जब तक उसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कीजिएगा तब तक उसका कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इंटरनली इसका कोड क्लास के शब्दों में किया गया होगा। क्या आप चाहते हो उस क्लास के अंदर से कोड को एक्सेस करना है, तो तभी हो सकता है जब आप क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करो। तो जब आप न्यू और क्लास का नाम और फंक्शन का सिंबल देते हो ना, तो आप ऐसे कहते हो कि हमने क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया, तभी इसका कोड एग्जीक्यूट करेगा, अन्यथा नहीं। अब आप क्या करोगे, अपने ऐप को ना क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर से इस तरीके से बंद कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर में क्लाइंट के नाम से प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिएगा और इसमें पास कर दीजिएगा क्लाइंट को, ये वाला जो क्लाइंट है वो, उसको। हो गया कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब पूरे होल एप्लीकेशन में, चाहे कितना बड़ा भी आपका रिएक्ट एप्लीकेशन है, पूरे होल एप्लीकेशन में कहीं भी रिएक्ट क्वेरी से आप डेटा फेच कर पाओगे। फर्स्ट टाइम ये सेटअप करना है। और हाँ, अगर आप कॉन्टेक्स्ट API यूज़ कर रहे हो और रिडक्स यूज़ कर रहे हो तो वहाँ भी तो प्रोवाइडर यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट API और
रिडक्स के अंदर इसको इस्तेमाल कीजिएगा हमेशा। अगर आप ये जानते होंगे तो रिलेट कर पा रहे होंगे, अन्यथा इग्नोर कर दीजिए जो अभी मैंने बोला है आपको। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पे हो नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिए। चलिए app.jsx में हम डेटा फेच करके देखते हैं। सारे कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट पहले से रिटर्न है, इसको भी हटा दीजिए, इसे भी रिमूव कर दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। जो एपीआई मैंने आपको दिया है ना वो प्रोडक्ट का एपीआई है, तो स्लैश प्रोडक्ट का अगर आप गेट रिक्वेस्ट करोगे ना तो ये आपको प्रोडक्ट फेच करके दे देगा। स्लैश प्रोडक्ट का अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे ना तो आप प्रोडक्ट को स्टोर कर पाओगे, नया प्रोडक्ट अपने एपीआई के अंदर। वही अगर आप प्रोडक्ट का पुट रिक्वेस्ट करोगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, HTTP रिक्वेस्ट आपने पढ़ा होगा रिएक्ट के अंदर मुझसे। अगर आप पुट रिक्वेस्ट करोगे तो आप अपडेट कर पाओगे प्रोडक्ट को, और वही प्रोडक्ट का अगर आप डिलीट रिक्वेस्ट करोगे तो प्रोडक्ट डिलीट कर पाओगे। ओके, तो रेस्ट एपीआई है जिसका गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो डेटा मिलेगा, पोस्ट पे डेटा स्टोर कर पाएंगे, पुट पे अपडेट कर पाएंगे और डिलीट पे डिलीट कर पाएंगे। ओके, तो मुझे पहले फेच करना है डेटा, ठीक है। तो कैसे फेच होगा, एक कांस्टेंट क्रिएट कीजिएगा, ऑब्जेक्ट का सिंबल दीजिए, यानी कि ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, और यूज क्वेरी हुक को देखिए, एक यूज क्वेरीज होता है और एक होता है यूज क्वेरी। तो यूज क्वेरी हुक को इंपोर्ट करना है रिएक्ट क्वेरी के अंदर से, समझे। ओके, आप क्या फेच करना चाहते हो, प्रोडक्ट, तो यहाँ पे नाम दीजिएगा प्रोडक्ट। नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन मीनिंगफुल देंगे। वही अगर आप यूजर को फेच करने वाले होते तो यहाँ नाम क्या देते, यूजर, ठीक है। अगर आप पेमेंट की इंफॉर्मेशन फेच करने वाले होते तो यहाँ नाम क्या देते, पेमेंट। ओके, तो हमें प्रोडक्ट फेच करना है इसलिए इसका नाम देंगे प्रोडक्ट। इसके बाद अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शन क्रिएट कीजिए, जैसे मैंने एक फेचर के नाम से फंक्शन कॉल किया, ठीक है। अब ये फेचर फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे कीजिएगा। इस फेचर फंक्शन के अंदर HTTP रिक्वेस्ट करने का कोड होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप XCOS इस्तेमाल कर लो, आप फेच फंक्शन इस्तेमाल कर लो, दोनों में से जो आपको HTTP रिक्वेस्ट करने का लाइब्रेरी पता है उसका इस्तेमाल कर लो। तो मैं फेच इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि नॉर्मली सब लोगों को आता होगा फेच। http:// localhost 8080, जिस API से रिक्वेस्ट करना है ना उस API के बारे में डिफाइन कर दीजिए, और उस API के अंदर एंड पॉइंट है प्रोडक्ट के नाम से, अगर प्रोडक्ट फेच करना है तो इसका गेट रिक्वेस्ट कीजिएगा। ओके, गेट रिक्वेस्ट करने के बाद ये प्रॉमिस रिटर्न करता है ना, तो उसको रिजॉल्व किससे करते हैं, देन से रिजॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने रेस्पॉन्स रिसीव किया और रेस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप रेस्ट API का रिक्वेस्ट करते हो ना आपको जेसन डेटा चाहिए होगा क्लाइंट मशीन पे। ओके, तो जब आप जेसन में कन्वर्ट करके रिटर्न करोगे ना तो ये फिर से आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा। उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए फिर से देन का इस्तेमाल कीजिएगा, और यहाँ पे जो पैरामीटर आप पास करोगे ना उसमें क्या होगा, वो डेटा होगा जो HTTP रिक्वेस्ट करने के बाद सर्वर से आया होगा। तो आप क्या करोगे, इस डेटा को रिटर्न कर दोगे। देखिए एरो के बाद जो भी लिखते हैं वो क्या होगा, रिटर्न, है ना। तो ये फेचर फंक्शन अगर आप यूज क्वेरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, रिएक्ट क्वेरी के लिए, तो आपको जो डेटा आपने फेच किया है ना उसको रिटर्न करना होगा इस तरीके से। तो हो गया रिटर्न। अब वो रिटर्न होकर कहाँ आएगा बताता हूँ। कैच हैंडल कर लीजिए ताकि एरर्स की जानकारी आप मेंटेन कर सको। सो एरर को रिसीव कर लीजिएगा यहाँ पे, और देखिए ऐसे राइट करेंगे, थ्रो न्यू एरर, और जो भी एरर की जानकारी होंगी ना इसमें पास कर दीजिएगा ऐसे। तो ध्यान रखना है आपको, कैच ब्लॉक के अंदर से एरर को थ्रो करना है ऐसे, और जो डेटा आएगा सर्वर से उसको रिटर्न करना है। तो एरो के बाद जो आपने लिखा है वो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन रिटर्न होकर आएगा कहाँ, यहाँ जो आपने डीस्ट्रक्चरिंग किया है ना, यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ है उनको डिफाइन कीजिए, जैसे कि डेटा एरर इज लोडिंग, सिंपल। जो डेटा आपने देन से रिटर्न किया ना वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ जाएगा, जो कैश से एरर होगा ना वो बाय डिफ़ॉल्ट एरर में आ जाएगा। और अगर आपको लोडर दिखाना, अगर आप HTTP रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर से तो टाइम लगेगा, तब तक लोडर दिखाना होगा। तो इज लोडिंग का वैल्यू ट्रू होगा तो इसका मतलब लोडर दिखाइए, फॉल्स होगा तो लोडर मत दिखाइए, समझे। ईजी प्रोसेस है बस। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए कितना ईजी हो गया, आपको स्टेट ही नहीं हैंडल करना पड़ा, ना यूज इफेक्ट ना यूज स्टेट। क्या
इज लोडिंग का वैल्यू ट्रू है, तो अगर इज लोडिंग का वैल्यू ट्रू होगा तो जैसा डिज़ाइन आपके लोडर का होना चाहिए उसको आप रिटर्न कर लो। तो फिलहाल मैंने डिव टैग को शुरू किया, h1 की सहायता से ऐसे राइट कर देता हूँ लोडिंग। ओके ठीक है, इसके बाद एरर को चेक कर लीजिए, क्या कुछ एरर है। अगर कुछ एरर होगा तो फिर से एरर का यूजर इंटरफेस रिटर्न कर लीजिए ऐसे। डिव टैग शुरू, डिव टैग बंद, h1 शुरू, समथिंग इज नॉट राइट। ओके ऐसे ठीक है। अब ये कब एग्जीक्यूट करेगा रिटर्न आपका, जब डेटा होगा तब। तो यहाँ चेक कर लीजिएगा कि क्या डेटा है, तब ये कोड रिटर्न होगा आपका, समझे। तो टैब दबाकर इसको अरेंज कर लीजिएगा, डिव शुरू और डिव बंद ऐसे। h1 का इस्तेमाल कीजिए, राइट कर दीजिएगा वेलकम टू डेटा। मतलब क्या हुआ, अगर लोडिंग होगा तब तक ये लोडिंग दिखेगा, एरर हो गया तो ये दिखेगा। अगर सब कुछ सही है, डेटा में डेटा आ गया तो ये मैसेज आएगा, सेव करके रन कीजिए, रिलोड। ओके कुछ एरर होगा, हाँ मैंने जो API बना है ना उसमें मुझे कुछ चेंज करना है, तो आपको ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सोर्स कोड आप डाउनलोड करोगे ना उसमें चेंज्ड आपको दिखाई देगा, समझे। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वेबसाइट पे जाइएगा codingott.com पे, index.js में मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको इग्नोर करो, सर्वर का कोड है। डन, फिक्स हो गया मेरा वो कोड। सो देखिए यूजर इंटरफेस कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ये देख रहे हैं, जहाँ पे आपने डेटा एरर और इज लोडिंग को डीस्ट्रक्चर किया है ना, वहाँ पे कंसोल की सहायता से डेटा को इस तरीके से कंसोल कर लीजिए। और देखिए डेटा में क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो http:/localhost8080/product। ओके ये जो फेच फंक्शन है ना इसको रिटर्न करेंगे यहाँ से, क्योंकि देखिए आपने प्रॉमिस के अंदर से डेटा रिटर्न किया, तो रिटर्न होकर कहाँ आएगा, जहाँ पे ये फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के पास जो डेटा आया हो ना उसको भी रिटर्न करेंगे, ताकि वो यहाँ वापस पहुँच जाए डेटा के पास। ओके सो असिंक पास कर दीजिएगा, क्योंकि असिंक्रोनियसली ये चीज़ परफॉर्म होगा, टाइम लगेगा ना सर्वर से डेटा आने में। देखिए आ गया डेटा, ये देखिए, और यहाँ मैसेज आ गया वेलकम टू डेटा। तो ये मैसेज तभी दिखने वाला है जब सर्वर से डेटा आ जाएगा। तो सर्वर में कोई डेटा है नहीं, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो हमें कुछ स्टोर करना होगा उसके अंदर, जो API मैंने बनाया है ना उसके अंदर कुछ स्टोर करना होगा, तब जाकर हम यहाँ पे डेटा देख पाएंगे। तो एक काम कीजिएगा, VS कोड में ना Ctrl+Shift+X दबाइएगा और यहाँ पे सर्च कीजिएगा थंडर क्लाइंट, ये रहा, ठीक है, ऑलरेडी इनेबल है मेरे PC में। सो ये HTTP रिक्वेस्ट करने में आपकी सहायता करता है VS कोड की सहायता से। 1 मिनट, यहाँ देखिए व्यू में जाएंगे, कमांड पैलेट, और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा थंडर, आ गया न्यू रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। HTTP रिक्वेस्ट कीजिए तो राइट करेंगे http:/localhost8080/product, इसका पोस्ट रिक्वेस्ट कीजिएगा और डेटा स्टोर कीजिएगा। तो डेटा स्टोर करने के लिए बॉडी में जाएंगे और यहाँ देखिए जेसन के फॉर्म में डेटा भेजिएगा। फ़िलहाल मैंने टाइटल भेजा, टाइटल का वैल्यू मैंने अपना नाम भेज दिया इस तरीके से। इसके बाद डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी मैंने राइट किया हाय आई एम डिस्क्रिप्शन। फ़िलहाल इतना ही स्टोर करता हूँ मैं। तो ध्यान से प्रॉपर्टी डुअल कोट से, और ये जो वैल्यू है ना इसको भी डुअल कोट से बंद करेंगे, ठीक है। सेंड कीजिए, हो गया, यहाँ आईडी आ गया, मतलब डेटा स्टोर हो गया। कुछ और भी स्टोर करते हैं, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया गौतम
सेंड, ठीक है। फिर राइट कर लेता हूँ राहुल सेंड, डेटा स्टोर हो गया। ऐसा करने से यहाँ पे कुछ गलत था, डुअल कोड छूट गया था, ठीक है। डेटा स्टोर कर लिया मैंने। अब जरा चलिए अब फेच कीजिए, तो रिलोड कीजिएगा और यहाँ आ जाइए, देखिए आ गया। 3 डेटा हमने स्टोर किया, तीनों आ गया। अब इसके लिए आप मैप का इस्तेमाल करो और यूजर इंटरफेस को तैयार कर लो। यहाँ देखिए थंडर क्लाइंट को कट करेंगे और यहाँ डेटा के अंदर इस जगह पे आप मैप चलाइए डेटा के लिए। इस तरीके से मैप के अंदर एरो फंक्शन, आइटम रिसीव्ड, इंडेक्स रिसीव्ड, ठीक है। डिव टैग शुरू, डिव टैग बंद। ऐसे डिव को यूनिक बनाइए, तो की प्रॉपर्टी का वैल्यू इंडेक्स यूनिक बन जाएगा। H1 का इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पे टाइटल को प्रेजेंट कर दीजिए। तो आइटम के अंदर से मैंने टाइटल रीड कर लिया, आइटम डॉट टाइटल। इसके बाद डिस्क्रिप्शन को रीड कर लीजिए, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। देखिए फेच हो गया डेटा। अब इसको जैसे डेकोरेट करना है कर लीजिए। कितना इजी प्रोसेस है, कहीं स्टेट नहीं हैंडल करना पड़ा, कहीं यूज इफेक्ट इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। कंपोनेंट रेंडर होने के दौरान अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करोगे ना, तो एप्लीकेशन कितना भी बड़ा होगा, कितना भी ट्रैफिक होगा, ये बार बार रीट्राई करेगा जब तक फेच ना हो, बार बार रीट्राई करता रहेगा। और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है बड़े एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। सो वेबसाइट पे आ जाइए और कूपन कोड का लाभ उठाइए, codingott.com। अगर आपने एडमिशन ले लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। बेहतर जानकारी के लिए ये वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सब समझाया गया कि आपको क्या सीखने को मिलेगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, ओके। 1 घंटे के बाद वीडियो में जो पढ़ाया गया उसका सोर्स कोड वेबसाइट से ही आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।